हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटे। कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज आगे करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते कौन से हैं? हमने वेक्टर्स में पढ़े हैं +1 क्लास में अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जहां आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जहां आपने वेक्टर्स में कंपोनेंट निकाले थे, साइन थीटा कोस थीटा, वो दोनों ही आपके क्या थे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे। और उसके अलावा सिंपल कोऑर्डिनेट्स में आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले थे। वो सारे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनको आप क्या बोलते हो? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हो। तो हमें यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं वो किसके निकालने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने हैं। किसके कंपोनेंट निकालने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों निकालने हैं और कहाँ निकालते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? वहां निकालते हैं जहां हमें क्वांटिटीज कैसे मिलती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज मिलती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब तक हमने निकाला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाला था, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square and unit vector R cap। ये निकाला था, ये उस केस में निकाला था जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज की वजह से स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना था। मींस आपके पास उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर था और उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। देन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी। अब वेक्टर है तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी स्ट्रेट लाइन पे ना निकाल के आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, something like that, x y and z, and that is the origin। ठीक है, आपने इस ओरिजिन पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है q। ठीक है, इस q की वजह से आपको स्पेस में, सपोज करो किसी पॉइंट p पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y एंड z, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस P का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेल नो, बहुत बार कर लिया, दैट इज R। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो निकाला था, अभी हमने वो निकाला था E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square यूनिट वेक्टर R। क्लियर है? अब ये जो R हमने ले रखे हैं पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर उस P की पोजीशन को शो करता है। और P है वो स्पेस में है जिसका डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस x है, अलोंग y एक्सिस y है और अलोंग z एक्सिस कितना है? z है। इसका मतलब P पॉइंट पे आपको थोड़ा थोड़ा फील्ड x में भी मिलेगा, y में भी मिलेगा और z में भी मिलेगा। x में कितना होगा, y में कितना होगा और z में कितना होगा। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि ओरिजिन के साथ देखो, कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर एंगल बनाती है तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ता है? फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो रिजॉल्व करोगे, अलोंग x एक्सिस जो कंपोनेंट होगा दैट इज Ex, अलोंग y एक्सिस जो कंपोनेंट होगा दैट इज Ey, एंड अलोंग z एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा दैट इज Ez। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे जो R हमने फाइंड आउट किया हुआ है एंड यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हमने लिया हुआ है, इन यूनिट वेक्टर से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, हमने बहुत पढ़ा है +1 में।
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो वेक्टर तो हमारे पास है ही ना, इस r की वैल्यू है हमारे पास। इस r को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू x एक्सिस में भी है, y में भी है, z में भी है। p की पोजीशन किस में दिखा रहा है, स्पेस में दिखा रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिखते थे प्लस वन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लेते थे। r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वेक्टर की वैल्यू आ गई है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी आता है हमें फॉर्मूला निकालना। क्या होता था, आई कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अब देखो, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो। अगर इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहां पुट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, R, तो इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब। ये आ गया, लेकिन ये अभी भी हमारी पहले वाली फॉर्म आई है, अभी भी ये हमारा स्पेस में इंडिविजुअल एक्सिस में नहीं आया है। लेकिन इसको अब निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हैं। ये वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R वैल्यू है इनटू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ब्रैकेट अपॉन r क्यूब। r क्या है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड r का है कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितनी है 1/2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी है 1/2, एंड कंप्लीट की पावर कितनी थी, तो सर हमारे पास r आया है, r का हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो r का क्या लोगे, क्यूब लोगे। सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू, Q को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, Q x i कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी 3/2। अकेले x के साथ जो डायरेक्शन हम दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, i कैप से। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अलोंग x एक्सिस दिखाएं, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से रख दें, Ex वेक्टर या सिंपल Ex भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गई है, Q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी आ गई 3/2। सिमिलरली Ey, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी अलोंग x एक्सिस, ये कंपोनेंट आ गया है। सिमिलरली y एक्सिस के साथ कितना आ जाएगा, q को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, y के साथ, q y अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर कितनी होगी 3/2। एंड सिमिलरली z एक्सिस का निकालोगे तो Ez इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो Ex की हमने निकाली, Ey की और निकाल देते हैं। सिमिलरली Ey is equal to Qy upon 4 pi epsilon naught x square plus y square plus z square power 3/2। सिमिलरली z एक्सिस के लोग निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q upon 4 pi epsilon naught एज यूजुअल कॉमन है z,
के कैप है साथ में, यहाँ पे जेड दिखा रहे हो तो के कैप दिखाने की जरूरत नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर कितनी है 3/2। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, तुम्हारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ रही है, सॉरी जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी आ रही है, ये आ रही है, अलोंग वाई एक्सिस कौन सी आ रही है, ये आ रही है। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर, और वो सारे कंपोनेंट जो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, उन्हीं को तो आप बोलते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सप्रेस किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, अलोंग वाई एक्सिस ये होगा, अलोंग वाई एक्सिस ये होगा, अलोंग एक्स एक्सिस ये है और अलोंग जेड एक्सिस ये है। क्लियर है? डायरेक्शंस अगर आपसे पूछे तो आप डाल सकते हो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, अदरवाइज यहाँ पे आपने जेड डाला है, अलोंग जेड एक्सिस डालने की जरूरत नहीं कि अंडरस्टूड है ये फील्ड आपका जेड एक्सिस में है। यहाँ पे आपने EX डाला है तो अलोंग एक्स एक्सिस डालने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, सिमिलरली वाई एक्सिस का। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लाओगे तो ऐसे ही एक्सप्रेस कर दोगे। ठीक है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर फॉर्म में है, इंक्लाइंड है ओरिजिन के साथ, इंक्लाइंड है किसी एक्सिस के साथ, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इजीली वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? आगे समझ चले हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नाम सुना है? सुना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नहीं सुना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सुना है 10th क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम निकालेंगे या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसमें हमने दो चार्जेस लिए थे, एक लिया था कैपिटल Q और एक लिया था स्मॉल q, और इस Q को हम Q नोट से दिखाते थे और नाम दिया था टेस्ट चार्ज का। किसका नाम दिया था? टेस्ट चार्ज, और इसकी वैल्यू हमने ली थी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको हमने नाम दिया था सोर्स चार्ज का, सोर्स चार्ज। और ध्यान है इसकी वैल्यू को हमने चेंज किया था बाय पोलैरिटी। कभी हम इसको प्लस Q ले रहे थे और कभी हम इसको माइनस Q ले रहे थे। ठीक है, दो जगह पे हमने इसको प्लस और माइनस लिया और दोनों जगह पे हमने फोर्स की डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शंस आपकी चार्ज से आउटवर्ड आई थी, और अगर आपके पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आई थी, यानी कि इनवर्ड आई थी। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये पढ़ा था, इसका जब हम फील्ड निकालते हैं तो इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, जो रीजन है जहां पे हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स एक्सर्ट करने का जो पोलैरिटी आई थी, जो डायरेक्शंस आई थी, वो दोनों थी मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। चार्ज पे दोनों फोर्सेस लग रहे थे, डिफरेंट केसेस में रिपल्सिव भी या अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कब? जब आपके पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, ये तो आपने ऑलवेज लिया ही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है।
अट्रैक्टिव आया था जब आपके पास सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ये चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव, इसके इन्फ्लुएंस में हमने टेस्ट चार्ज रखा और ये अंडरस्टूड पॉजिटिव ही है और यूनिट पॉजिटिव है, ये फिक्स वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से कंसीडर की हुई है। ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट करेगा क्यू नॉट भी, लेकिन इसके कंपैरेटिव इसका जो फोर्स है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो जब ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये चार्ज मूव करेगा, क्लियर है। मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस केस में जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों का नेचर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर है तो इस चार्ज की टेंडेंसी होगी ये सोर्स चार्ज से आगे जाए, इस डायरेक्शन में मूव करे, क्लियर है। उसके बाद अगर ये चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज हमारा क्या है नेगेटिव, इसके इन्फ्लुएंस में हमने टेस्ट चार्ज को रखा क्यू नॉट। फोर्सेस का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव, म्यूचुअल फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट इसका फोर्स मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से कम होगा और इसका फोर्स मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और क्यू नॉट मूव करेगा टुवर्ड्स सोर्स चार्ज, ठीक है। अब हम कहेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ लिया, यही तो लॉजिक है जो फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जिस पाथ में, ये पाथ है जिसमें आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ये पाथ है जिसमें आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, इस पाथ की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्लियर है। वो पाथ किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जिसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज, उस पाथ की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्लियर है। डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व्ड, डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दोगे, द फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही बात है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a path may be straight, or curved with which a unit positive test charge tends to move, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाथ है, स्ट्रेट भी हो सकता है, बाउंडेशन नहीं है, कर्व्ड भी हो सकता है, पढ़ेंगे हम आगे स्ट्रेट कब होगा और कर्व्ड कब होगा, ठीक है। जिसमें आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंडेंसी रखता है मूव करने की एंड टेंजेंट टू इट at any point give the direction of field, give the direction of electric field। इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ हैं, मे बी स्ट्रेट मे बी कर्व्ड विद विच a unit positive test charge tends to move at
टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस किसका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ आपको करना आता है, अपने मैथ्स में ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शंस किए हैं बहुत सारे जिनमें टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो टेंजेंट फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे तो उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? और बहुत ब्रीफ सा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ो तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्लियर है? स्ट्रेंथ बताती हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब करते हैं कब फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी और कब कर्व होंगी, उसके बाद पढ़ेंगे टेंजेंट से डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने ये पढ़ा है अगर आपके पास सोर्स चार्ज, सपोज करो यहां आपने चार्ज लिया, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इसके इन्फ्लुएंस में किसी भी पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, सपोज करो आपने यहां रखा Q0, मूव करेगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन करेगा। सेम एज इट इज Q0 को उठा के यहां रखते हो तो मूव करेगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इन दैट डायरेक्शन। सिमिलरली किसी भी पॉइंट पे अगर आप रखोगे टेस्ट चार्ज को तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज, सॉरी अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज ये होगी। अब यहां से देखो सोर्स चार्ज से फील्ड लाइन आपकी शुरू हुई है, अगर टेस्ट चार्ज आपका नियरेस्ट टू सोर्स चार्ज होता तो यहां से मूव करना शुरू करता और कहां जाता, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। इस केस में फील्ड लाइंस हैं वो आपकी स्ट्रेट हैं। कैसी हैं? स्ट्रेट फील्ड लाइंस है। ठीक है, दूसरा यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो स्टार्ट होती हैं कहां से, सोर्स चार्ज से। कहां से स्टार्ट होती है, सोर्स चार्ज से। एंड कहां होती हैं, एंड वो बच्चा बता पाएगा कहां होंगी जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड आता होगा। हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो आर स्क्वायर के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेस्ट चार्ज पे तब तक फोर्स लगेगा जब तक वो इसके फील्ड में है, जब तक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे लग रहा है तब तक वो मूव करता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जब इस सोर्स चार्ज का फील्ड टेस्ट चार्ज पे लगना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखो कहां जीरो होगा, जब r की वैल्यू इंफिनिटी होगी। r इज इक्वल टू इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड हो जाएगा। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहां से मूव करना शुरू किया था, सोर्स चार्ज से, एंड कहां हुआ, इंफिनिटी पे। तो फील्ड लाइंस आपकी सोर्स चार्ज से शुरू हुई, इंफिनिटी पे एंड हुई, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बार बार नहीं करेंगे। सोर्स चार्ज फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से शुरू होंगी, कहां जाके एंड हो जाएंगे, इंफिनिटी पे। डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर है? इसके बाद अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अगर नेगेटिव है, आपने यहां टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, ये तो पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा तो टेस्ट चार्ज की टेंडेंसी होगी कहां तक मूव करके आएगा, वो सोर्स चार्ज तक मूव करके आएगा। इसी तरह से आप टेस्ट चार्ज को कहीं पे भी रखोगे तो कहां से मूव करेगा, किधर मूव करेगा, वो टुवर्ड्स सोर्स चार्ज मूव करेगा। फील्ड लाइंस तो इस केस में भी स्ट्रेट ही आ रही है। अब क्वेश्चन दूसरा ये है कि यहां जो फील्ड लाइंस हैं वो शुरू
कहाँ से होती हैं। पीछे वाले केस में जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो हमने पढ़ लिया था कहाँ से शुरू हुई थी, सोर्स चार्ज से, एंड कहाँ हुई थी, इन्फिनिटी पे। अब अपोजिट है, सोर्स चार्ज को मैक्सिमम हम कहाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं। तो चार्ज अगर आपका इन्फिनिटी तक है तो आपके फोर्सेस हैं वो इन्फिनिटी पे जीरो होंगे, इन्फिनिटी से मूव करते ही चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। तो इन्फिनिटी से शुरू होती है और एंड कहाँ हो जाती हैं, टेस्ट चार्ज पे आके। तो अगर सोर्स चार्ज पे आके एंड हो जाती हैं। अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होंगी, इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ होंगी आपके चार्ज पे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों केसेस को एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, स्टार्ट होती हैं फील्ड लाइंस चार्ज से, एंड कहाँ होती हैं, इन्फिनिटी पे। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, स्टार्ट कहां से होती हैं, अपोजिट, ऊपर वाले से, इन्फिनिटी से, एंड कहां होता है, सोर्स चार्ज पे, डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है। एंड दोनों ही केसेस में जो फील्ड लाइंस बनती हैं दैट इज स्ट्रेट। कैसे फील्ड लाइन बनती है, स्ट्रेट फील्ड लाइंस बनती है। आगे समझ। अब ये तो हो गया हमारे पास जब फील्ड लाइंस हमारे पास कैसे आ रही है, स्ट्रेट। दूसरा, मे बी कर्व्ड, कर्व कब होंगी, सिंगल चार्ज अगर आपके पास है, सोर्स चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट ही मिलेंगी। अगर आपके पास चार्जेस हैं, पेयर ऑफ चार्जेस, अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, अगर आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं, अगर आपके पास इन मैग्नीट्यूड डिफरेंट चार्जेस हैं लेकिन पेयर ऑफ चार्जेस हैं, वहां आपको कर्व मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज यहाँ पे है, दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर्स की वो ये है। क्लियर है। इंडिविजुअल बिहेवियर देखो दोनों का क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हैं वो आउटर में निकलती हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे निकलती हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये कर्व्ड क्यों हो जाती हैं, स्ट्रेट होती थी ना, कर्व्ड क्यों होती हैं, बता सकते हैं कोई कि कर्व्ड क्यों हो जाएंगी, बताओ शाबाश। मैं बता देती हूँ। फर्स्ट और सेकंड दोनों चार्जेस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रखे हुए हैं। फर्स्ट चार्ज से जो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वो कहाँ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, यहां से इस इन्फ्लुएंस में यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ था जिसको सोर्स चार्ज ने रिपेल कर दिया। क्लियर है। जब उसको रिपेल किया तो वो सोर्स चार्ज से अवे गया, लेकिन नेगेटिव सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है, वो उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और मूव कराएगा। इस तरह से सपोज करो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्यू नोट को रखा हुआ है, इस क्यू नोट की वजह से इस पे फोर्स कैसा लगा, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स लगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। ये इधर थोड़ी जाएगा, ये इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। और ये चार्ज यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके स्ट्रेट ना होके इस क्यू नोट को किस तरह से मूव कराएंगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे मूव कराएंगी। तो फाइनली ये क्यू नोट है, ये मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे। इसकी वजह से रिपेल होके बाहर गया और इसकी वजह से अट्रैक्ट होके कहाँ गया, नेगेटिव चार्ज पे। तो अगर पेयर ऑफ चार्जेस हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव,
नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस आपकी कैसे बननी है, कर्व्ड फील्ड लाइन बननी है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन, एक डेफिनेशन में हमारे पास पॉइंट आया था, टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कर्व्ड है, अगर आपको इस फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज करो आपको कोई ये कह दे इस पॉइंट पे आप फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, हमने कहा था टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप इधर से मूव कर रहे हो, दिस इज द टेंजेंट ऑफ P एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट का टेंजेंट आपको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर है। ये हो गया आपके पास पेयर ऑफ चार्जेस अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही सेम हो चार्जेस, दोनों ही प्लस क्यू हो, पोलैरिटी सेम एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम, ये कंडीशन हो, फिर फील्ड लाइंस कैसे होंगी बता सकते हो। ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, यहां टेस्ट चार्ज है, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं मान लो, सेम रिप्रेजेंटेशन आनी है। तो थोड़ा सा दिमाग है वो पहले से अलग चलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक ने रिपेल किया तो दूसरे ने अट्रैक्ट कर लिया था। अब अट्रैक्ट कोई नहीं करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव एंड टेस्ट चार्ज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, यहां से जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करनी है ये होंगी, ये ऐसे जानी थी लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगी। अब जो फील्ड लाइंस आपकी इधर जानी थी वो इसकी वजह से क्या होंगी, रिपेल। इसको मान लो आप, दैट इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2। अब यहां से देखो जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसकी फील्ड लाइन निकली वो ऐसे गई, इसकी फील्ड लाइन निकली वो ऐसे गई, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की फील्ड लाइंस तुम्हें मिलेगी। रीजन बता देना मुझे क्यों मिलेगी, इस तरह से मैं बता देती हूँ। यहां से फील्ड लाइन जो निकली थी, पॉजिटिव चार्ज है, कहां जानी थी, आउटवर्ड। यहां से जो फील्ड लाइन निकली थी पॉजिटिव चार्ज है, कहां आनी थी, आउटवर्ड। बट इसकी जो फील्ड लाइन निकली, इसका जो टेस्ट चार्ज मूव किया, उसके उस टेस्ट चार्ज को